नमस्कार। आज हमारे लिए ऐतिहासिक महत्व का दिवस है। आज ही की तारीख को 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और हिंदी के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। उस समय यह भी तय हुआ था कि जिन देशों में हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी के जानने वाले लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उच्च शिक्षा में हिंदी पठन पाठन को गतिशील किया जाए। यह भी लक्ष्य रखा गया कि हिंदी सम्मेलनों के आयोजनों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में हम इस भाषा की शक्ति, इसकी संप्रेषण क्षमता से लोगों को परिचित कराएंगे। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 तक आयोजित हुआ। वैसे इसमें 17 देशों ने ही भाग लिया, किंतु यह काफी महत्वपूर्ण था। मॉरिशस में हिंदी जानने वाले, हिंदी लिखने वाले, हिंदी में साहित्य सर्जन करने वाले लोगों की संख्या काफी रही है। अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर जैसे लेखक उसी देश के निवासी रहे हैं। तो वहां दूसरा जो सम्मेलन हुआ उसमें एक गतिशीलता आई। 1983 में 28 से 30 अक्टूबर तक नई दिल्ली में तीसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 30 देश के ये प्रतिनिधि अपने अपने देश में हिंदी की प्रगति के लिए जो कुछ भी हो रहा है उससे उन्होंने परिचित कराया प्रतिनिधियों को जो उसमें उपस्थित थे। और इस तरह विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन होता रहा। चौथा आयोजन फिर पोर्ट लुइस में हुआ 2 से 4 दिसंबर 1993 तक। पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ। छठा लंदन में हुआ 1999 में। सातवां सूरीनाम में हुआ 2003 में। आठवां न्यूयॉर्क में हुआ। नौवां जोहान्सबर्ग में हुआ। 10वां भोपाल में हुआ और 11वां पोर्ट लुइस में 18 से 20 अगस्त 2018 को आयोजित हुआ। इन विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से न केवल हिंदी भाषी एक मंच पर आए, बल्कि विश्व में हिंदी की जो प्रगति हो रही है, हिंदी जानने वालों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे लेकर एक विचार विमर्श भी हुआ, उस पर चिंतन भी हुआ। यह सत्य है कि आज विश्व आबादी की लगभग 19% संख्या हिंदी जानती है, हिंदी समझती है, हिंदी बोल सकती है। 1915 में यह संख्या 18% थी, लेकिन इस संख्या में वृद्धि हुई है और विश्व के लगभग 101 देश ऐसे हैं
जहां हिंदी जानने वाले लोग कम या अधिक संख्या में मौजूद हैं, तो यह हिंदी के विकास की एक रूपरेखा नहीं बल्कि उसके विकास का एक विवरण है। हिंदी एक भाषा है। कोई भी समृद्ध भाषा जन समूह से अनुमोदित होकर अपना वैश्विक संदर्भ प्राप्त करती है। हिंदी भी आम लोगों की भाषा रही है। कभी गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था कि दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप संवरने दो। बोली में स्वाभाविकता होती है। बोली जन समूह की भाषा होती है। भाषा वैज्ञानिकों ने यह माना है कि हिंदी अनेक बोलियों का समूह है। राजनीतिक या सांस्कृतिक कारण से किसी एक कालखंड में कोई एक बोली सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और उसे हम हिंदी कहते हैं। 8वीं शताब्दी में सिद्धों ने जिस संधा भाषा का प्रयोग किया था वह भाषा भी हिंदी का एक रूप है। जब सरहप्पा कहते हैं पंडिय साल सत्य बखानहि, देहि बुद्ध बसंत न जानहि, अमना गमन रतेहि बिखंडिय, असे निर्लज्ज होई है पंडिय। तो यह भाषा हिंदी जानने वालों की समझ में आने वाली भाषा है। सिद्धों ने इस भाषा का विकास किया, संतों ने इस भाषा का विकास किया और अनेक सूफी कवियों ने जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वह चाहे मुल्ला दाऊद हो, वे चाहे जायसी हो, कुतबन हो, मंझन हो, इन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की जनता के साथ रचनात्मक संवाद किया। उन्होंने जीवन के मर्म को समझाया। तो हिंदी किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म, किसी एक जाति और किसी एक देश की भाषा नहीं है। हमारा देश बहुभाषी है। यहां अनेक भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को महत्व भी मिला है, लेकिन हिंदी ही वह भाषा है जो देश के सारे भूभागों को मिला सकती है। संपर्क की भाषा के रूप में यह अपनी शक्ति और अपनी संभावनाओं को प्रमाणित कर सकती है। हमारे देश के प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जब गए विदेश में शोध कार्य करने, तो वे अपने गाइड के पास गए दुभाषिया लेकर। उनके शोध निर्देशक, प्रस्तावित शोध निर्देशक ने कहा कि मैं शोध कार्य नहीं करा सकता क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और इन्हें जर्मन भाषा नहीं आती। तो उन्होंने पहले भाषा सीखी। वहां हमारे विश्वविद्यालय के प्रख्यात गणितज्ञ, लंगट सिंह महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य, बिहार परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष और गणित विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KDP सिंह जब रूस गए शोध कार्य करने, तो पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी। डॉक्टर राम विनय सिंह जो गणित विभाग के यशस्वी अध्यक्ष थे, इस विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति हुए। वे जब गए रूस में शोध कार्य करने, तो पहले वहां की भाषा उन्होंने सीखी, क्योंकि अधिकतर देशों में
शिक्षा की जो माध्यम भाषा है वह पहले से तय है। ऐसा नहीं है कि चीन में एक ही मुख्य भाषा है। चीन में एक भाषा है जो मुख्य भाषा है, लेकिन वहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी की प्रगति उन लोगों ने की जो इस भाषा के महत्व को, इसकी शक्ति को जानते थे। राम मनोहर लोहिया जब लौट के इस देश में आए तो उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजी हटाओ। उन्हीं की प्रेरणा से 1949 में दक्षिण भारत हैदराबाद से कल्पना नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका निकली। हिंदी साहित्य की विधाओं के विकास के साथ वर्तनी की एक रूपता की दृष्टि से भी इस पत्रिका का ऐतिहासिक महत्व है। लगभग 30 वर्षों तक इस पत्रिका ने हिंदी के विकास को गतिशील रखा। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार राजनेता राम वृक्ष बेनीपुरी ने कभी एक अभियान चलाया था और अंग्रेजी के साइन बोर्ड को उतारकर उन्होंने हिंदी साइन बोर्ड को वहां लगवाने के लिए लोगों को उत्साहित किया था। दक्षिण भारत में हिंदी के कई आधिकारिक विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। इतना ही नहीं, यूरोप के अनेक देशों में हिंदी के विद्वान हुए। मुरलीधर श्रीवास्तव जी की एक पुस्तक ही है हिंदी के यूरोपीय विद्वान। रूस के वारानिको का नाम हर कोई जानता है। फादर कामिल बुल्के जब इस देश में आए तो इस देश की भाषा से वे अपरिचित थे। उन्होंने संस्कृत और हिंदी का अध्ययन शुरू किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। एक मानक शोध प्रबंध है। उसके पहले यह विधान था कि चाहे विषय कोई भी हो, शोध प्रबंध की भाषा अंग्रेजी होगी। फादर कामिल बुल्के ने इसका विरोध किया था और उन्होंने हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। तो हिंदी ने आज विश्व के स्तर पर अपने को सिद्ध कर दिया है। कभी विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या तीसरे स्थान पर थी, लेकिन आज हिंदी ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह पहले स्थान पर आ गई है। इस देश के बाहर विदेशों के 30 से अधिक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में हिंदी में उच्च शिक्षण होता है। यह हिंदी की शक्ति है। राही मासूम रजा जिन्होंने उर्दू में उपाधि ली थी, उर्दू लेखक के रूप में, शायर के रूप में अपनी शुरुआत की थी। कालांतर में उन्होंने भी हिंदी में लिखा। तो हिंदी भाषा विश्व की एक अत्यंत शक्तिशाली भाषा है। साहित्यिक भाषा के रूप में, प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में और बोलचाल की भाषा के रूप में इसने अपनी महत्ता सिद्ध कर दी है। कोई भी महत्वपूर्ण भाषा जब साहित्य सर्जन के साथ प्रयोजन मूलक भाषा भी बन जाती है तो उसे वैश्विक संदर्भ प्राप्त हो जाता है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर
मैं विश्व के समस्त हिंदी भाषियों, हिंदी प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं और उनके संकल्प को, उनके प्रयास को नमन करते हुए इस भाषा की शक्ति के प्रति अपनी पूरी आस्था व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।